हम अपनी गाड़ी से कुछ ही दूर थे और ध्यान सिंह अब भी मेरी तारीफ किए जा रहा था। बोला, सच बताऊं, जब तुमने सार्जेंट से उसके पास जाने की इजाजत मांगी थी तो मैं डर गया था कि कहीं उसका गुस्सा मजीद भड़काकर तुम काम बिल्कुल ही खराब न कर दो। मगर वाकई तजुर्बे का कोई बदल नहीं हो सकता। तुमने तो 1 मिनट की बातचीत में उसे पिघलाकर बोतल में बंद कर लिया। मैंने सादा से लहजे में कहा, इसमें मेरे तजुर्बे से ज्यादा नोटों की गर्मी का कमाल है। ध्यान सिंह भैया, मुफ्त कमाल अच्छों की नीयत खराब कर सकता है। वैसे भी मेरे जहन में ये ख्याल बैरियर वाले सिक्योरिटी ऑफिस में कैप्टन रमन और अंदर वाले फाटक पर लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह से तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर ही आया था। मैंने तो रिस्क लिया था, अगर ये सार्जेंट रिश्वत कबूल करने से इनकार कर देता तो मैं उससे माफी मांग लेता। वैसे भी तो हम उसके कदमों में गिरने का नाटक कर ही रहे थे। ध्यान सिंह ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुमने पहले ही दिन अपने आप को मेरा उस्ताद साबित कर दिया है मामा जी। मैं तो किसी ऐसे फौजी अफसर को नोट पेश करने का सोच भी नहीं सकता था जिसके बारे में मुझे पक्का पता ना हो कि वो घूस खाता है। मुझे उसकी तरफ से मुसलसल सताइश से उलझन हो रही थी, लिहाजा उसने इंजन स्टार्ट किया तो मैंने पूछा, अब क्या इरादे हैं? इसी सड़क पर सीधा आगे बढ़ना है या? उसने मेरी बात काट कर पूछा, तुम्हारी क्या सलाह है मामा जी? मैंने कहा, मेरा ख्याल है अब फिक्र की कोई बात नहीं है। सार्जेंट हमें रोकने की ताकत खो बैठा है। 500 रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। ध्यान सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बेपरवाही से कहा, हम जितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे उसके मुकाबले में तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। ये सार्जेंट अपने बेस कमांडर से हमारी शिकायत लगा देता तो सचमुच हमसे कॉन्ट्रैक्ट छीन सकता था। फिर उसने संजीदा होकर कहा, असल में गलती मुझसे हुई है। हमें वाकई पहले ही इधर का रुख करने से सख्ती से मना किया गया था। मुझे शॉर्टकट के लालच में इधर नहीं आना चाहिए था। मगर यह भी हकीकत है कि इतने दिनों में हमने पहले कभी सिक्योरिटी वालों की कोई गाड़ी नहर के पुश्ते पर पेट्रोल करते नहीं देखी। यूं समझो कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली कहावत पूरी हो गई। मैंने जवाब देने के बजाय हाँ में सर हिलाने पर इक्तफा किया। दरअसल मैं उस वक्त नहर पार वाक़े पहले वाले एयरबेस की तंसीबात जहन में नक्श करने की कोशिश कर रहा था, जिनका मुझे नहर के पुश्ते पर सार्जेंट गोपाल वर्मा के हुजूर पेशी के दौरान में जायजा लेने का मौका मिला था। मुझे दूर बाईं तरफ चंद लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए थे। ताहम फासला ज्यादा होने और गहरी तवज्जो से जायजा न ले पाने की वजह से मेरे लिए उनकी शनाख्त का तयन मुमकिन न था। ध्यान सिंह ने भी शायद मेरी बेध्यानी भांप ली थी और पूरी तरह ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जे हो गया था। सोचने के साथ साथ मैं बगौर जायजा भी ले रहा था। सार्जेंट गोपाल वर्मा वाली जीप इस दौरान में नहर के पुश्ते पर बनी सड़क पर कोई 2-2.5 फरलांग आगे जा चुकी थी। फिर मैंने जीप की रफ्तार कम होती महसूस की और फिर मेरे देखते ही देखते वो बाईं तरफ मुड़ने लगी। ये देखकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्या ये जीप नहर में उतरने वाली है? मगर फिर वो जीप बाईं तरफ घूमकर रफ्ता रफ्ता नजरों से ओझल हो गई। मैं ध्यान सिंह के सामने हैरत का इजहार करना चाहता था, मगर फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। इन मामलात में अपनी खुसूसी दिलचस्पी का इजहार मुनासिब था। वैसे भी हम उस मकाम के करीब पहुंचने ही वाले थे, ये मामला खुद ही हल हो जाता। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। जब हम जीप के बाईं तरफ मुड़कर नजरों से ओझल होने के मकाम के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां पहुंचकर सड़क अचानक बुलंद और चौड़ी हो गई है और उस मकाम पर बाईं तरफ मुड़ रही है। कदरे तसब्जुब के बाद ध्यान सिंह ने अपनी फिएट ऊंची होने वाली सड़क पर चढ़ा दी। तभी हम पर इंकशाफ हुआ कि अब हम किसी सड़क पर नहीं बल्कि लड़ाका तैयारों के टैक्सी करने के रनवे पर सफर कर रहे हैं, जो बाईं तरफ घूमकर नहर के ऊपर मौजूद एक चौड़े से पुल पर से गुजरकर मरकजी रनवे से मिल जाता है। गालिबन उस तरफ ठेकेदारों वगैरह के आने पर पाबंदी की वजह यही रही होगी। ये सूरत हाल ध्यान सिंह ने भी भांप ली। उसने गाड़ी टैक्सी वाले रनवे के इंतहाई दाईं तरफ करके आगे बढ़ाते हुए कहा, आज तो मैंने सचमुच बड़ी गड़बड़ कर दी मामा जी। मैं तो बस अंदाजे से इस तरफ गाड़ी निकाल लाया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सड़क आगे जाकर रनवे से मिल जाएगी। मैंने धीमे लहजे में कहा, जो हो गया उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं है भांजे। वाहिगुरु का शुक्र करो कि हमने नोट खर्च करके मामला संभाल लिया, इससे पहले कि किसी और सिक्योरिटी टीम की नजरों में आए। अब जल्द से जल्द इस रनवे से उतरकर आम सड़क पर चढ़ने की कोशिश करो। हमारी खुशकिस्मती के कोई 1.5 फरलांग के बाद वो रनवे दाएं तरफ घूमकर जंगल के दरमियान आगे बढ़ गया और हम एक बार फिर आम सड़क पर पहुंच गए। मैंने अपनी सी कोशिश की, मगर मुख्तसर वक्फे में जंगल के वस्त में दाएं तरफ जंगी तैयारों के शेड ढूंढने में नाकाम रहा। तभी ध्यान सिंह ने संजीदा लहजे में कहा, असल में मुझे ये गलत फहमी हुई थी कि जंगल के दूसरी तरफ हम जो शेड बना रहे हैं उनके सामने से गुजरने वाला रनवे ही अकेला रनवे है और हम जंगल पार करके बाईं तरफ घूमने के कुछ देर बाद शेड नंबर 3 और 4 के पास पहुंच जाएंगे। खुद हमारे वाले पहले और दूसरे नंबर के शेड उनसे भी कोई 3 और 4 फरलांग आगे हैं।
मैंने उसकी तरफ से पेश की गई सफाई पर हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। बिलाखिर हम जंगल के सिरे पर पहुंच गए। अब सामने ही लड़ाका तैयारों की टैक्सी के लिए तैयार करदा एक और रनवे दिखाई दे रहा था, जो ध्यान सिंह के मुताबिक बाईं तरफ वाक़े पुल से गुजरकर मरकजी रनवे से मिल जाता होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक एयरबेस का ऑपरेशनल एरिया भी वहीं कहीं होना चाहिए था, जहां बमों और मिसाइलों से लदे ईंधन से लबरेज लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर मखसूस नोटिस पर उड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं थी और मैं अपना मतलूबा मकाम ढूंढने के लिए बेताबी के मुजाहिरे का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता था। ताहम मुझे लगा मेरी कोशिश रायगा नहीं गई। मुझे नहर पर बने पुल पर से गुजरने वाला टैक्सी वे आगे जाकर कदरे दाईं तरफ मुड़ता नजर आया और उसी तरफ कोई फरलांग भर आगे कोई 6 या 7 लड़ाका तैयारों और 3 छोटे बड़े हेलीकॉप्टरों की झलक नजर आई। मुझे रनवे का वो हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर जिस मखसूस तरतीब से खड़े थे उससे मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो जगह एयरबेस के ऑपरेशन एरिया के तौर पर इस्तेमाल की जाती होगी। ऐन मुमकिन है रनवे के दूसरे सिरे के करीब भी ऐसा कोई मकाम मुख्तस हो। जंगल के साथ साथ चलती छोटी सड़क पर आगे बढ़ते हुए ध्यान सिंह खासी तरंग में नजर आ रहा था। मैंने भी अपनी तवज्जो इर्द गिर्द के माहौल पर मरकूज कर दी। फिर मुझे दूर सामने दाईं तरफ जंगल में खला पैदा नजर आया और बहुत सी छोटी बड़ी बार बरदार गाड़ियां और तामीराती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली देवहैकल मशीनों की झलक नजर आई। करीब पहुंचने पर हमें लड़ाका तैयारों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक बड़े से शेड की ज़ेर तामीर इमारत भी दिखाई देने लगी। मेहराबी शेड की दोनों अतराफ की दीवारें गोलाई की शक्ल में लगभग 25-30 फुट बुलंद हो चुकी थीं। अब इन दीवारों को आपस में जोड़कर शेड की निस्फ दायरे वाली छत की शक्ल देने का मरहला बाकी था। हमारी गाड़ी रुकते ही वहां मौजूद अफराद हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए, ताहम उन्होंने हमसे कोई तारुज़ नहीं किया। हम दोनों गाड़ी से उतरे और शेड से जरा हटकर इस्तादा एक छोलदारी की तरफ बढ़े, जिसके नीचे 2 फील्ड टेबल और 4-5 कुर्सियां बिछी हुई थीं। इनमें से एक मेज के अकब में कोई 55 साल का एक सांवला सा दराज कद शख्स एक नक्शा सामने फैलाए बैठा था। हमारे करीब पहुंचने पर वो हम दोनों की तरफ मुतवज्जे हुआ। हम दोनों ने दोस्ताना लहजे में बैक वक्त उसे सत श्री अकाल और नमस्कार कहा। उसने भी खासी गर्मजोशी से जवाब दिया और सवालिया नजरों से हमारी तरफ देखा। इस पर ध्यान सिंह ने पूछा, सरकार आप नामदेव कार्तिक है ना? यह सुनकर मेज के अकब में बराजमान शख्स ने हाँ में गर्दन हिला दी। ध्यान सिंह ने पुरजोश लहजे में बात आगे बढ़ाई। बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सरकार। मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ज्ञान ध्यान ब्रदर्स का डायरेक्टर ध्यान सिंह हूँ। कैप्टन रमन सांसी ने आपके पास भेजा है। उसकी बात सुनकर नामदेव कार्तिक चौंका और फिर जोशीले लहजे में कहा, मैं कई दिन से आपसे मिलना चाह रहा था। मैंने सुना है आपने सिर्फ 10 दिन में 71-72 लेबर भर्ती किए हैं। ध्यान सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई और फख्र आमेज लहजे में कहा, आपने ठीक सुना है नामदेव जी, मगर शायद आप नहीं जानते कि आदमपुर एयरबेस का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रखने वाली कंपनी महावीर एसोसिएट्स को हम ही सारी लेबर फोर्स सप्लाई कर रहे हैं। 130 मजदूर हम भर्ती कर चुके हैं और कंपनी ने अगले माह तक मजीद 50 मजदूरों की डिमांड की है। इस मरहले पर मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेने का फैसला किया। कहा, मिस्टर कार्तिक, मैं ध्यान सिंह जी का मैनेजर और लेबर सुपरवाइजर हूँ। मैं मजदूरों की भर्ती में इनका हाथ बटाता हूँ। हम पंजाब और हरियाणा के कोने कोने से सेहतमंद और मेहनती मजदूर भर्ती करते हैं। उन्हें अच्छी उजरत के साथ बेहतरीन खुराक और देखभाल की सहूलत भी देते हैं। इसलिए हमारे लिए काम करने वाले बहुत कम मजदूर हमें छोड़कर जाते हैं। आप बताइए फौरी तौर पर कितने मजदूर आपको दरकार हैं? नामदेव ने गहरी नजरों से मुझे देखा और फिर बोला, हम अपने इन 2 शेड्स की कंस्ट्रक्शन में शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, जबकि हमें नहर की तरफ भी 3 शेड्स की कंस्ट्रक्शन 2-3 हफ्तों के अंदर शुरू करनी है। यूं समझ लो कि हमें 30 बंदे 2-4 दिन के अंदर चाहिए और नए शेड्स के लिए कम से कम 100 मजदूरों की 15-20 दिन के अंदर जरूरत होगी। ये कहते हुए उसने अपने सामने बिछे नक्शे पर बने 3 निशानात पर उंगली रख कर निशानदही की। ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। ये नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो मेरे मकसद के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। मैंने उन दोनों से नजरें बचाकर उन 3 निशानात का बगौर जायजा लिया और उनकी जाय वक़ुआ ज़हन नशीन करने की कोशिश की। तभी ध्यान सिंह ने पुरजोश लहजे में नामदेव को मुखातिब किया। बोला, आप फिक्र न करें कार्तिक जी, मैं अपने कारिंदों और भैया ज्ञान सिंह को कुछ देर बाद ही पैगाम भिजवा दूंगा, मगर पहले हम दोनों लेन देन का फैसला कर लें तो अच्छा होगा। यह सुनकर नामदेव कार्तिक ने हाँ में गर्दन हिलाई। मुझे उनकी मजीद गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा मैं उन्हें आपस में सौदेबाजी करते छोड़कर ज़ेरे तामीर शेड की तरफ आ गया।
वहाँ मसरूफ लोग मुझे अपने माई बाप से बातें करते देख चुके थे, लिहाजा उन्होंने मुझसे बास पुरस करने की जहमत न की, बल्कि उनमें एक कारिंदे ने तामीराती काम का मखसूस हिफाजती खोद मेरे सर पर पहना दिया। मैं कुछ देर सरसरी नजरों से तामीराती काम का जायजा लेता रहा, फिर टहलता हुआ शेड की दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैं चोर नजरों से देख रहा था कि वहां मौजूद तामीराती अमले में कोई खुसूसी तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जे तो नहीं है। मैंने किसी की तरफ से बास पुरस किए जाने की सूरत में वजाहत भी सोच रखी थी, ताहम किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल मुझे शेड की दाईं तरफ 2 उमूदी सीढ़ियों को मिलाकर बनाया गया एक बुलंदोबाला प्लेटफॉर्म दिखाई दिया था, जो शायद आइंदा तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाला था। मैं करीब से उस प्लेटफॉर्म का जायजा लेना चाहता था। जंगल के दरख्तों की कतार और शेड की दीवार के दरमियान कोई 15-16 फुट फासला था, और मुशाहिदा किया जा सकता था कि वहां से दरख्त उखाड़ कर या काट कर जमीन हमवार नहीं की गई है, बल्कि उस शेड के लिए मुख्तस जगह पर सिरे से शजरकारी की ही नहीं गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये मसनूई जंगल बाकायदा नक्शे के मुताबिक उगाया गया है, जिसमें तमाम शेड्स के लिए खाली जगहें छोड़ी गई हैं। नामदेव कार्तिक ठेकेदार के सामने मेज पर शायद वही नक्शा बिछा हुआ था, और जिन शेड्स के लिए मजदूर मुहैया करने का ठेका पहले से ध्यान सिंह के पास मौजूद था, उनके तामीराती ठेकेदार या ठेकेदारों के पास भी ऐसे नक्शे मौजूद होंगे। मैं ऐसा कोई नक्शा हथियाने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे मिशन का एक अहम मरहला पाया तकमील तक पहुंच सकता था। ये सोचकर मुझे अपनी रगों में लहू की गर्दिश तेज होती महसूस हुई। मैं इस असना में अमूदी सीढ़ियों की जोड़ी पर मुश्तमिल प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच चुका था। वो प्लेटफॉर्म किसी दीवार की इंसानी कद से ऊंची सतह पर सीमेंट का प्लस्तर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान कोई 2 फुट का फासला था। एक मजबूत चौड़ा तख्ता सीढ़ियों के मुतवाजी जीनों पर था। सीमेंट का प्लस्तर करने वाले मिस्त्री उस तख्ते पर खड़े होकर जैसे ही दीवार पर एक मखसूस बुलंदी तक प्लस्तर का काम मुकम्मल कर लेते होंगे, तो ये 24 तख्ता निकाल कर ऊपर वाले जीनों के दरमियान फंसा दिया जाता होगा। यही 25-30 फुट बुलंद प्लेटफॉर्म दीवारों पर रंगो रोगन करने के लिए भी इस्तेमाल होता होगा। ताहम उस वक्त मैं उस प्लेटफॉर्म की एक तरफ वाली सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़कर पुराने एयरबेस की तंसीबात और रनवे वगैरह का जायजा लेने के इम्कानात का तज्जिया कर रहा था। मुझे लगा कि यह प्लेटफॉर्म मेरे मकसद के लिए खासा कारआमद साबित हो सकता है। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने वापस पलटने का सोचा, मगर तभी मेरी नजर शेड के अकबी हिस्से पर पड़ी। मुझे लगा कि उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मैंने वापस पलटने की बजाय सूरत हाल की सुनगुन लेने का फैसला किया। मैं टहलने के अंदाज में शेड के आखिरी सिरे के करीब पहुंचा तो मुझे शेड के अकब में मौजूद अच्छी खासी खुली जगह पर एक बड़ी सी छोलदारी इस्तादा नजर आई, जो सामने की तरफ से खुली थी। उसमें 3 फौलादी सफरी चारपाइयां बिछी थीं, जिनके पास एक बड़ा पंखा भी रखा था। तभी मुझे उन अजीबोगरीब आवाजों का माखिज भी मालूम हो गया जो मैंने शेड के पहलू में सुनी थी। बाईं तरफ एक 3 तरफ से खुले खैमे में सीमेंट से बने 3 बड़े बड़े चूल्हों पर देगनुमा पतीले चढ़े हुए थे, जिनके नीचे लकड़ियां भड़-भड़ जल रही थीं। वहां मौजूद 2 अफराद शायद उन बर्तनों में तामीराती अमले के लिए दोपहर का खाना पका रहे थे। एन उसी वक्त उन 2 बावर्चियों में एक की नजर मुझ पर पड़ गई। मैंने फौरन इशारा किया कि मैं रफ़ा हाजत के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ। उसने हाथ के इशारे से मुझे छोलदारी के पीछे जाने को कहा। जाहिर है मैंने तो वहां अपनी मौजूदगी का एक बहाना तराशा था, ताहम अब उस छोलदारी के अकब में जाना मेरी मजबूरी थी। मगर खुशकिस्मती से मेरा ये जाली उज़्र भी मेरे लिए कारआमद बन गया, क्योंकि मैं छोलदारी के अकब में पहुंचा तो आरजी तहारत गाह के अकब में एक नीम पुख्ता पगडंडी मुझे जंगल के अंदर जाती नजर आई। साफ जाहिर था कि ये पगडंडी इंसानों या जानवरों के चलने से कुदरती तौर पर नहीं बनी थी, बल्कि इसे बाकायदा नक्शे के मुताबिक बनाया गया था। ये पगडंडी जंगल में कहाँ जा रही होगी, इसके बारे में जहन लड़ाया तो दिल खुशी से उछल पड़ा। मुझे ठेकेदार नामदेव कार्तिक की बात याद आ गई। उसे अब जंगल के रनवे की तरफ वाले रुख पर शेड्स तामीर करने थे। ये पगडंडी जंगल के दरमियान से गुजरकर इन्हीं शेड्स तक जाती होगी। अब मैं ये भी कयास लगा सकता था कि जंगल में अलग अलग रुख पर वाक़े होने के बावजूद ये तमाम शेड्स जंगल के दरमियान मौजूद ऐसी पगडंडियों के जरिए बाहमी मुंसलिक होंगे। मुझे एक बहुत काम की बात मालूम हो गई थी। अब वहां मजीद टामकटोया मारने का कोई फायदा नहीं था, लिहाजा मैं कुछ देर वहां रुक कर वापस शेड के सामने वाले हिस्से की तरफ चल दिया। ठेकेदार नामदेव और ध्यान सिंह के दरमियान शायद मामलात पूरी तरह तय हो चुके थे, लेकिन अब वो खुशगवार अंदाज में आपस में गपशप कर रहे थे। ध्यान सिंह ने मुझे आते देखा तो इशारे से अपने पास बुला लिया और कहा, शमशेर मामा, नामदेव जी की डिमांड है कि अपने पास काम करने वाले मजदूरों के साथ साथ
तुम्हें इन्हें सप्लाई होने वाले मजदूरों की तरफ भी वक्तन फवक्तन चक्कर लगाकर इनकी निगरानी करते रहना है, ताकि वो काम छोड़कर भागने का सोच रहे हों तो बर वक्त पता लग जाए और तुम उन्हें रोकने की कोशिश कर सको। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, नामदेव जी का हुक्म सर आंखों पर। मैं दिन में 2-3 बार इनकी तरफ चक्कर लगाता रहूंगा और मजदूरों की तरफ से किसी शिकायत से इन्हें बाखबर रखूंगा। ये सुनकर नामदेव कार्तिक ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैं बस यही चाहता हूँ। तो हमारी डील फाइनल हो गई। ध्यान सिंह ने मसरूर लहजे में नामदेव की तायद की। फिर हम तीनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और फिर मैं ध्यान सिंह के साथ उसकी गाड़ी में जा बैठा। हम बतौर सड़क इस्तेमाल होने वाले टैक्सी वे पर आगे बढ़े तो मुझे ध्यान सिंह की रग रग से खुशी फूटती महसूस हुई। मैं उसकी कैफियत बखूबी समझ सकता था। मैंने मुदाखलत की बजाय उसे अपनी दिली कैफियत से लुत्फानंदोज होने का मौका देना मुनासिब समझा। दरअसल मेरा जहन अभी तक शेड के पहलू और अकब में अपने मुशाहिदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर अटका हुआ था, मगर तभी ध्यान सिंह ने मुझे मुखातिब करके पुरजोश लहजे में कहा, मामा जी, तुमने साबित कर दिया है कि मुझे तुमसे अच्छा मैनेजर नहीं मिल सकता, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर रहा हूँ। मैंने फिदवियाना लहजे में उसका शुक्रिया अदा किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहले ही दिन साबित कर दिया है कि अपनी गैर मौजूदगी में कंपनी का काम बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए मैं तुम पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ ही देर के बाद हम एक मुकम्मल तौर पर तामीर शुदा शेड के सामने से गुजरे। मैंने देखा कि उस शेड की नीम बेजवी छत पर हल्का सब्ज और काई रंग किया गया था। मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि जंगल के दरख्तों के झुंडों में घिरे इस शेड का अपनी छत की इस रंगत के बायस दिन के वक्त भी फजा में तेज रफ्तार से परवाज करने वाले लड़ाका तैयारों के पायलट की नजरों में आना लगभग नामुमकिन होगा, जबकि रात के वक्त तो इन्हें देखने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये तशवीशनाक मुशाहिदा मुझे मुस्तरिब करने के लिए बहुत काफी था, तहाँ मैंने अपनी जहनी कैफियत ध्यान सिंह की नजरों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। बिलाखिर सड़क जंगल का आखिरी सिरा आने से पहले ही लगभग निस्फ दायरे में बाईं तरफ घूम गई। कोई 100 गज आगे बढ़ते ही मुझे बाएं हाथ पर चलती दरख्तों की कतारों के वस्त में एक और तामीर शुदा शेड नजर आया। ताहम ध्यान सिंह उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर गाड़ी आगे बढ़ाता ले गया। मजीद कोई 150 गज आगे बढ़ने पर दाईं तरफ एक और तामीर शुदा शेड दिखाई दिया, जो न सिर्फ हजम में बाकी शेड से बड़ा था बल्कि अपनी साख्त और नक्शे के एतबार से भी मुनफरिद था। यानी ये सड़क यानी टैक्सी वे के मुतवाजी इस तरह बना हुआ था कि लड़ाका तैयार मरकजी टैक्सी वे की एक शाख के जरिए एक तरफ से इसमें दाखिल होने के बाद दूसरी तरफ से निकलकर दोबारा टैक्सी वे पर आ सकता था। ये बिलाशुबा जहानत का शाहकार था। मजीद एक फरलांग बाद बिलाखिर मुझे अगले शेड की झलक नजर आई और मुझे दूर से ही अंदाजा हो गया कि वहाँ तामीराती सरगर्मी जारी है। ये शेड भी टैक्सी वे के मुतवाजी तामीर किया गया था। ध्यान सिंह ने अपनी गाड़ी टैक्सी वे और शेड के दरमियान मौजूद घास के चौड़े कते पर इस्तादा 3 तरफ से खुले एक शामियाने नुमा खेमे के पास ले जाकर रोक दी, जिसके नीचे 2 फोल्डिंग मेजें और कुर्सियां बेतरतीबी से रखी थी। मुझे वो खेमा उस वक्त खाली नजर आया। एक तरफ रखा बड़ा फर्शी पंखा भी बंद था। मैं इस दौरान में पहचान चुका था कि तामीराती कामों में लगे मजदूर हमारे ही साथी हैं। मैं ध्यान सिंह को खेमे की तरफ बढ़ता छोड़कर मजदूरों की तरफ चल दिया, जो मुझे देखकर हाथ के इशारे से खैर सगाली का इजहार कर रहे थे। सबसे पहले पुख्ता उम्र के मजदूर यशपाल भट्टी ने मेरा खैर मकदम किया। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक वो बाकी मजदूरों के मुकाबले में ज्यादा समझदार और शायद कुछ पढ़ा लिखा था। बातचीत में खासा माहिर था। मैंने उससे पहले ही सत श्री अकाल का नारा लगाया। मुझे साथ लेकर तामीराती ठेकेदार के खास कारिंदे नरिंदर सिंह के पास पहुंचा और मेरा तारुफ करवाया। उसने बज़ाहिर खुशदिली से मेरा खैर मकदम किया और मुझे कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ तामीराती मराहिल के जिम्मेदारों से मुतारिफ करवाया। मैंने नरिंदर सिंह समेत सबसे अपनी कंपनी के मुहैया करदा मजदूरों की कारकर्दगी के बारे में पूछा और उनकी तरफ से बहैसियत मजमूई इत्मीनान के इजहार के बाद यकीन दिलाया कि उन्हें मेरे मजदूर साथियों की तरफ से आइंदा मजीद बेहतर ताउन मुहैया किया जाएगा और उनसे दरख्वास्त की कि किसी भी मजदूर की तरफ से किसी शिकायत की सूरत में कंपनी के आला हुक्काम को मुत्तला करने से पहले मुझे शिकायत के इजाले का मौका दिया जाए। मेरी इस दरखास्त का तामीराती कंपनी के सीनियर अमले ने पुरजोश खैर मकदम किया। मैं उनसे इजाजत लेकर यशपाल भट्टी को साथ लिए ध्यान सिंह के पास खेमे के नीचे जा पहुंचा। तभी ध्यान सिंह ने यशपाल को मुखातिब करके बड़ी मेज के अकब में मौजूद आरामदेह कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, वीर जी, ये अपना इंजीनियर बाबू रवि भागवत आज अभी तक नहीं पहुंचा या कहीं और का दौरा करने निकला हुआ है। यशपाल भट्टी ने शाने उचकाकर कहा, वाह गुरु जी, जाने क्या चक्कर है पाजी। मगर नरिंदर सिंह बता रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज छुट्टी कर ली।